जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग संपूर्ण हिंदी का महामैराथन देखेंगे, जिसमें सभी यूनिट होंगे। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 सभी यूनिट होंगे। आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न क्या है कि धान को गांव प्यारे ते जानो, ज्ञान विशेषर भोरे, सूर को सो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फूल फोरे। अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है, गूलर को फल फोरे का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। इसमें इसका सही अर्थ आपका डी है। ढकी छिपी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। गूलर को फल फोरे का क्या अर्थ है कि ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। कमायनी का 9वां सर्ग कौन सा है। हमने कई बार आपको कहा कि कमायनी जो 1935 में जिसका प्रकाशन हुआ है, कमायनी का जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया यह महाकाव्य है। इसका आपको बताना, हमने कई बार कहा, इसमें 15 कुल सर्ग है। कुल कितने सर्ग हैं, कुल 15 सर्ग है। 15 सर्ग को आप लोग क्रम में याद रखिएगा। अब यहाँ पूछा गया 9वां सर्ग का नाम क्या है। 9वां सर्ग का आपको नाम बताना है। चलिए, बहुत अच्छा। इसका 9वां सर्ग का क्या नाम है। 9वां सर्ग का नाम ईड़ा है। 9वां सर्ग का क्या नाम है, 9वां सर्ग का ईड़ा नाम है। राम की जो शक्ति पूजा है, निराला ने 19 का राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। यह 1936 में जो प्रकाशित हुआ है, इसके लेख किससे प्रेरित होकर उन्होंने लिखा था। कोई बंगला रामायण था। बंगला रामायण का नाम क्या था, कृतवास रामायण। यह बंगला भाषा में लिखा गया था। कृतवास रामायण से प्रेरित होकर के लिखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब क्या किया, जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्ति है, आपको बताना है। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। यह पंक्ति जो है किस कवि का आपसे पूछा गया। कवि का नाम इसमें पूछा गया है, किस कवि का है। यह पंक्ति किनका, चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा किनका था, मुक्तिबोध की जो रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1964 ईस्वी में हुआ था। 1964 ईस्वी में उसी कविता की यह पंक्ति है। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। आपको यह सिर्फ बताना है कि बाजारे हुस्न जो उपन्यास लिखा गया था, उसका हिंदी रूपांतरण किस नाम से किया गया था। आपको यह पता है तो इसका जवाब आप दे देंगे। अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। चांद का मुंह टेढ़ा, ये चांद का मुंह टेढ़ा के काव्य संग्रह में संकलित है। और यह अंधेरे में, माफी चाहेंगे, अंधेरे में, अंधेरे में जो कविता है उसी में यह पंक्ति संकलित है। और चांद के मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की जो काव्य संग्रह, उसमें यह संकलित किया गया 1964 में। अब आपको इसमें बताना है कि बाजारे हुस्न के नाम से जो लिखा गया, उसका हिंदी रूपांतरण किस नाम से हुआ था, यह आपको बताना है। सेवा सदन। सेवा सदन जिसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। यह जो सेवा सदन है, यह पहले किस नाम से लिखा गया था, तो बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। कब, 1917 में। उर्दू भाषा में लिखा गया था। 1917 ईस्वी में प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। और प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास भी कहा जाता है। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास भी किसे कहा जाता है, तो सेवा सदन को कहा था, जो बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। 6 नंबर का आप लोग जवाब दें। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। 1915 में। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ था। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और इनका जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का और भी कुछ महत्वपूर्ण रचना, वो कौन कौन है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, दोनों का प्रकाशन वर्ष सहित आप क्रम में याद रखिएगा। अंधायुग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। इसमें आपको बताना, अंधायुग नाटक जो 1955 में लिखा गया था धर्मवीर भारती के द्वारा। 1955, जिसे गीति नाट्य कहा गया है। 1955 जिसको टोटल, इसका प्रकाशन वर्ष आपको, एक प्रकाशन वर्ष 1955। इसमें बताना कौन सा ऐसा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य हुआ था।
अश्वत्थामा को क्या हुआ था जब उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाया था और अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ पे जाके गिरा था, तो उनके अभिमन्यु के बच्चे की जब मृत्यु हुई तो उसी समय कृष्ण ने क्या किया था, उसे अभिशाप दिया था कि पूरी जिंदगी तुम्हें कोढ़ हो जाएगा और तुम्हारे कोढ़ से तुम तड़पोगे लेकिन मरोगे नहीं। और उसके माथे पे जो मणि यहाँ था, आप देखिएगा अश्वत्थामा के माथे वह मणि भी निकाल लिया गया था, तो वो पूरी जिंदगी कोढ़ की तरह कहा जाता है। कहीं ना कहीं अभी भी हमारे भारत देश में कहीं ना कहीं वो भटक रहा, बिल्कुल कोढ़ रोग हो गया और अभी भी वह जीवित है और भटक रहा है। ठीक है, तो कौन अश्वत्थामा के विषय में यह बात कहा गया था। मृंदगिया किस कहानी के पात्र हैं, मृंदगिया किस कहानी के पात्र हैं, आपको यह बताना है। मृंदगिया किस कहानी के पात्र हैं, तो यह जो है रसप्रिया कहानी के पात्र है, रसप्रिया कहानी के पात्र है। अब रसप्रिया कहानी के पात्रों से प्रश्न कैसे बना है, तो आप जब देखेंगे फणेश्वर नाथ रेणु का हमारा एक महत्वपूर्ण उपन्यास हमारे यहाँ मेला आंचल लगा हुआ है। मेला आंचल लगा हुआ जिसका प्रकाशन 1954 में है और दो भाग में है, वो दो भाग में, ठीक है, दो भाग में जो काफी महत्वपूर्ण है। तो उनसे संबंधित आपको हर चीज को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यह मृदंगिया क्या किसका पात्र है, तो रसिक प्रिया का है। जबकि आप लाल पान की बेगम के कुछ पात्रों को देखेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ भी कहानी है, जैसे बिरजू, चंपिया, सुनरी, जंगी की पुतहू। कौन कौन है, तो बिरजू, चंपिया, सुनरी और जंगी की पुतहू। अब देखिएगा संवादिया का भी कुछ पात्र पूछा जाता है, कई बार प्रश्न भी बने हैं। हरगोविंद सूरदास बड़ी बहुरिया का संवादिया के पात्र हैं। और पंचलाइट में गोधन और मुंडरी को आप लोग याद रखिएगा, दोनों जो है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फणेश्वरनाथ रेणु की रचना है, गोधन और मुंडरी आप दोनों याद रखिएगा, ठीक। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं, आपको यह बताना है। वैद्य जी किसके, तो राग दरबारी के पात्र। वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया था राग दरबारी, जिसका प्रकाशन 1968 हुआ। वैद्य जी जो कि शनिचर उसी के यहाँ काम करता, भांग पीस के सबको पिलाते रहता है, ठीक है। और वैद्य जी जो होता है वह छंगामल इंटर कॉलेज के क्या होता है, वह चेयरमैन होते हैं और वो क्या होते हैं, डॉक्टर भी वैद्य भी रहते हैं, इसलिए वैद्य जी उनको प्यार से कहा जाता है। और उनका प्रकाशन श्रीलाल शुक्ल का ये राग दरबारी कब प्रकाशित हुआ था, तो 1968 में। आपको यह बताना इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से धंधा बिड़ार कर प्राण देने वाले चिर सहचर सिंहारन गया। चंद्रगुप्त नाटक का यह कथन किसका है। 1969, एक साल के बाद उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब गए, क्या कहा जा रहा, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाले चिर सहचर सिंहरन गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है वह चंद्रगुप्त कहता है। जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और माता कहीं भटक जाती है तो वही कहते हैं कि पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, अचानक भी चले जाते हैं। कंधे से कंधे भिड़ाकर सहचर सिंहरन भी चला जाता है, मालवगन का ये राजकुमार रहता है। चंद्रगुप्त नाटक में कहा गया। चंद्रगुप्त नाटक जिसका प्रकाशन 1931 है, 1931 है, जयशंकर प्रसाद का यह नाटक है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। यह पंक्तियां कौन लेखक कहता है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति का कदर आपके हृदय में भी हो। यह पंक्तियां किनके द्वारा, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा कहा गया। किनके द्वारा, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। शिव शंभू चिट्ठे का जो निबंध है जिसका प्रकाशन 1903 से 5 के बीच में, 1903 के बीच से लेकर के 1905 तक आप देखेंगे, उसी में यह पंक्ति कहा गया है। भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है, इसका आप लोग जवाब दें। यह पंक्ति किस निबंध से लिया गया है।
भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी किताब पढ़ो। यह बात कौन कहा? भारतवर्षोन्नति में कहा गया। यह भारतेंदु का यह निबंध है, जिसका प्रकाशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जन्म वर्ष में 1884 में ही किया गया था। 1884 में इसका प्रकाशन है। ठीक है। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? क्या चीज कहा जा रहा है? ध्यान से सुनिएगा। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूं, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूं। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? यह किससे लिया गया? श्रद्धा और विकलांग श्रद्धा की दौर, और हरिशंकर परशाई की निबंध। हरिशंकर परशाई का यह निबंध है। ठीक है। हरिशंकर परशाई का एक हमारा यूनिट 10 में लगा हुआ है, भोला राम का जीव। इसलिए उनकी चीजों से संबंधित हर चीज आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना, यह आपको बताना है। बहुत अच्छा। 14 नंबर का सही जवाब क्या? 14 का सही जवाब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। अब काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वह ध्यान से सुनिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन क्या है कि कहते हैं हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों की साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। यह बात कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहते हैं। और एक और कथन महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन। यह कथन किनका? यह कथन रामविलास शर्मा का है। अब नामवर सिंह का आया है, तो इनका भी एक महत्वपूर्ण कथन सुन लीजिए। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का क्रम केंद्र बिंदु है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है? कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है, यह आपको बताना है। किसमें है? रन रंजल धनजल में है। रंजल और धन जल में यह संकलित है। और यह रंजल और धनजल किनकी कृति है? रपट किनकी है? तो यह फणेश्वर नाथ रेणु की है। फणेश्वर नाथ रेणु का रिपोतार्ज है। फणेश्वर नाथ रेणु का रिपोतार्ज है। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? ब्रेख्त और एक उदास नगर किस शीर्षक के अध्याय से लिया गया है? तो यह किससे लिया गया है? यह लिया गया आपका चीड़ों पर चांदनी जो निबंध है उसी से लिया गया है। और चीड़ों पर चांदनी यह जो है उसी से लिया गया है। विष्णुकांत शास्त्री का यह रचना है चीड़ों पर चांदनी। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे थे? विष्णु प्रभाकर की जो रचना है आवारा मसीहा जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का, उसे लिखने में कुल कितने वर्ष लगे थे, यह आपको बताना है। आवारा मसीहा का प्रकाशन 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। और यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखा हुआ है। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करें, विष्णु प्रभाकर के द्वारा आवारा मसीहा जो लिखा गया था, लिखने में कुल कितने वर्ष लगे थे? कुल लिखने में से 14 वर्ष लगा था। कुल कितने लिखने? 14 वर्ष लगा था, जिसका प्रकाशन 1974 में हुआ था। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? यह बात कौन कहता है? विलियम जोन्स कहता है कि विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं का अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया। किन्होंने? विलियम जोन्स ने किया था।
किस भाषा को प्रकृति और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? 19 नंबर क्या, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो किसे अपभ्रंश भाषा को बीच की कड़ी कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी कहा जाता है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अर्धमागधी का अवधि, अर्धमागधी से तो दूसरा निकलता है ना, अर्धमागधी से पूर्वी। बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा? बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा? हरदेव बहारी ने कहा। हरदेव बहारी ने बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा कहा है। ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? ब्रजबुली किसका है? तो बांग्ला का एक कृत्रिम रूप है। किनका? बांग्ला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। अब बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं, ईश्वर चंद्र गुप्त ने ही ब्रजबुली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उच्चारण का स्थान पर छ ध्वनि कैसी होगी? यानी छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? सी आपका ओष्ठ से होता, दंतोष्ठ से होता, तालव्य से या जिह्वा मूल्य से होता। छ ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता? तो तालव्य से होता। कहाँ से? तालव्य से। छह च छ, क से हो गया कंठ, क ख ग घ आपका कंठ से होता है। च छ आपका कंठ तालु, च छ जितना कंठ तालु से होता है। अब प से आपका ओष्ठ से, प का ओष्ठ से होता है, और त दंतोष्ठ से होता है। ठीक है, आप लोग इस सब चीज को याद रखिएगा। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आप लोग अगर सभी अनुच्छेद आप लोग को पता हुआ तो इसका भी फटाफट आप लोग जवाब दें। 44 में, 344 में जो है आपका, अब 344वां राजभाषा आयोग की सिफारिश को विचार करके संसदीय समिति का गठन करने का इसमें व्यवधान दिया हुआ है। 344। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी, जिसको हम लोग नागरी लिपि कहते हैं, उसका विकास किस लिपि से हुआ? यह आपको जवाब देना है। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करें, किससे? ब्राह्मणी लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ है। प्राचीन नागरी की दक्षिणी भारत में क्या नाम है? प्राचीन नागरी का जो है दक्षिण में किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? नांदे नागरी। नांदे नागरी को, प्राचीन नागरी को दक्षिण भारत में नांदे नागरी के नाम से जाना जाता है। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? उदंत मार्तंड जो पत्रिका है जुगल किशोर के द्वारा निकाला गया था, जो कानपुर के रहने वाले जुगल किशोर थे, उन्होंने खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया है? हिंदी का यह सर्वप्रथम समाचार पत्र है। हिंदी का यह क्या? सर्वप्रथम समाचार पत्र है। और इसका प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। इसका प्रकाशन कहां से? कलकत्ते से साप्ताहिक रूप में 30 मई 1826 को, 30 मई, शायद 30 मई को पत्रकारिता दिवस इसी के आधार पर मनाया भी जाता है। चलिए, किस मध्य देशीय भाषा के नाम से इसे उल्लेख किया गया है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? इसका प्रकाशन 1887 में होना प्रारंभ हुआ था। संपादन इसका कब? 1887 में प्रारंभ हुआ था। इसका सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। 29 नंबर का, हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई? हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था का गठन हुआ था? आपको यह बताना है। चलिए, नागरिक प्रचारणी सभा जो काशी में हुई थी 1893 में हुई, तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना में जो है उसका स्थापना कब हुआ था? 1947 में किया गया था। तो बी नंबर इसका सही जवाब है।